चलो तो शुरू करते हैं। तो हाय एवरीवन। तो आज एक काफी बढ़िया सा हम सेशन लेंगे। काफी मजा आएगा तुम सभी लोगों को। एंड काफी एक्साइटेड था इसके लिए। तुम लोग भी होगे। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो सेशन होगा काफी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, ये तुम्हारे जो हमारे जो टीचर्स होते हैं कॉलेज में वैसे नहीं होगा। काफी बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे। और यही फर्क होता है एक सीनियर में और एक टीचर में। तो सबसे पहले तो सबसे मैं बोलूंगा कि देखो, मुझे पता है तुम लोग अभी, तुम में से काफी सारे लोग क्या कर रहे होगे। तुम लोग इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह चला रहे होगे। ठीक है, तो अभी बंद कर दो सब। काफी मजा आएगा। ठीक है, वर्थ है, बात करने के लिए मजा आने वाला है। तो चालू करते हैं। सबसे पहले तो एक कहानी सुनाऊंगा छोटी सी तुम सभी लोगों को। तो एक आंटी थी हमारी, उनकी चाबी खो गई। ठीक है, तो वो ढूंढने लगी। तो और भी लोग आ गए, उन्होंने भी देखा कि यार वो ढूंढ रहे हैं तो उनकी मदद करते हैं। तो धीरे धीरे वो मिली नहीं, काफी टाइम बीत गया एंड मिली नहीं। फिर सबने पूछा कि आपको पक्का पता है यहीं पर ही गिरी थी चाबी, इसी एरिया में? तो उन्होंने बोला नहीं, चाबी तो वो साइड में गिरी थी अंधेरे में, वो वहाँ पर लाइट नहीं था। तो लोगों ने पूछा फिर आप यहाँ क्यों देख रहे हो? तो यहाँ लाइट है, वहां क्यों देख रहे हो? तो उन्होंने बोला कि तो यहाँ पे लाइट है ना, दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, इसलिए देख रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर कम एविडेंस है, वहां पर देखते ही नहीं है। हम लोग वहां देख रहे हैं जहाँ पे सब कुछ है, लेकिन वहां पर शायद जो हम लोग ढूंढ रहे हैं वहां पर वो चीज नहीं है। इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा। तो ये जो बात मैंने कही, ये इन तीन डिजीज में जैसे कि हार्ट डिजीज, ओबेसिटी और डायबिटीज में तो काफी अच्छे से अप्लाई होती है। बट विद टाइम, मेरे को भी पहले लगता था कि केवल इनमें तीनों में होती होगी, लेकिन विद टाइम और भी बहुत सारी डिजीजेस हैं जिनमें ये अप्लाई होता है। नाउ सबसे पहले तो ये किन किन लोगों ने देख लिया? कल इसका एक नया एपिसोड आया था, सेकंड वाला, मैंने देखा नहीं। तो वो बस उसको लोगों को, इसको आप एंजॉय कर रहे होगे सभी लोग। तो ये वाले जो था, जिसका मैंने ट्रेलर देखा था सबसे पहले तो ट्रेलर में एक लाइन बोली थी हमारी दीदी ने आखिर में, जो जिन्होंने टॉप किया अपना फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। तो इसका ट्रेलर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक छोटा सा पार्ट। क्या डॉक्टर को वो ये कहना सही है? I will apply dietic measures for the benefit of the sick according to my ability and judgment. I will save them from harm and injustice. Speech याद है मुझे? तो दीदी ने बोला था आई विल अप्लाई डाइटिक मेजर्स एंड सेव द पेशेंट फ्रॉम हार्म एंड इनजस्टिस। ठीक है, और ये बात स्पीच में लिखी है। कौन सी स्पीच में? हिप्पोक्रेटस की स्पीच में। फिर मैंने इस पर सर्च किया कि डाइटिक मेजर्स, डाइटिक, समझ में आ रही डाइट वाली की बात चल रही है यहाँ पे। जब अपन कहते हैं कि डाइट के बारे में बात चल रही है यहाँ। तो हमारे जो हिप्पोक्रेटस साहब थे, फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि डाइट अप्लाई करना चाहिए। उनकी मैं आपको बातें सुनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले, इलनेस डू नॉट कम अपॉन अस आउट ऑफ द ब्लू, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम स्मॉल डेली सिंस अगेंस्ट नेचर, व्हेन इनफ सिंस आर accumulated illness suddenly appear। मतलब कि आपका रोज जो आप कर रहे हो उससे इलनेस आती है ना, कि एकदम से आती है। दूसरी बात इन्होंने बोली थी, लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। दाई मतलब द है, ठीक है, तो पुरानी इनकी इंग्लिश है। तो इन्होंने तक ने, जो कि फादर ऑफ मेडिसिन है, मतलब इनसे बड़ा तो कोई नहीं है ना, इनके बेसिस पे चल रही है ना सारी एमबीबीएस, तो ये जो भी पूरा मेडिकल कल्चर है। तो इन तक ने बोला है कि फूड मेडिसिन होना चाहिए और मेडिसिन फूड की तरह यूज करना चाहिए। समझ में आ रही बात? मतलब कि ये जो सीरीज है इसको लगभग सारे बच्चे देखते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फेमस है ये। इस तक में ये बात बोली थी। और ये सीरीज का अगर तुम ट्रेलर ध्यान से देखोगे, इसमें इन्होंने बार बार हिप्पोक्रेटस ओथ के बारे में बताया। ठीक है, बार बार उसका नाम लिया है। एंड काफी मतलब ऐसे इमोशनल टाइप कर दिया था मेरे को। तो जब इन्होंने बार बार वही चीज के बारे में फोर्स किया कि आप स्पीच याद है या भूल गए, तो मैं आपसे बोलूंगा आपको स्पीच याद है या भूल गए? ठीक है, ये बात पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा मेरी,
ठीक है, उसकी छोटी छोटी क्लिप्स होंगी मेरी वीडियोस की, जो कि आपको काफी इंटरेस्ट पैदा करने वाला है, जो आगे मैं बताने वाला हूँ उसमें। मोबाइल को वर्टिकल करके दे सकते हो, इसमें थोड़ा वर्टिकल लाएंगे ये वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम रंजना रोय है, मेरी उम्र 47 वर्ष है। जून 2016 में मुझे डायबिटीज की समस्या हो गई थी और मुझे काफी परेशानी रहती थी। सुबह उठने से ही काफी थकान रहती थी, मॉर्निंग सिकनेस बहुत रहती थी और मुझे दोनों टाइम डायबिटीज की दवा लेनी होती थी, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। फिर ऐसे ही चलते चलते मेरा बेटा रवि रंजन का कोर्स से मिला और उसने मुझे बताया कि किस तरह से वीगन डाइट से इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन पार्थ गोयल के निर्देश पर मैंने पूर्णतः वीगन डाइट लेना प्रारंभ किया। पार्थ ने मुझे नवंबर 2019 में एक डाइट प्लान दिया, जो कि शुरुआती 3 दिन का था। वह डाइट प्लान मैंने फॉलो किया तो मुझे काफी कुछ अच्छा लगा। फिर पार्थ गोयल के निर्देश में ही मैंने उस डाइट प्लान को 1 हफ्ते जारी रखा। 1 हफ्ते में मुझे जो सुबह मॉर्निंग सिकनेस रहती थी वह काफी कम हो गई या लगभग खत्म ही हो गई, और जो दवा मैं दोनों टाइम लेती थी वह एक टाइम से लेनी पड़ी। जो दवा एक एक गोली सुबह लेती, एक गोली सुबह एक गोली शाम लेती थी, वह हमें एक ही बार लेने लगी। लगभग आधी दवा से मेरी डायबिटीज सही चलने लगी। पार्थ गोयल द्वारा दिए गए वीगन डाइट प्लान को लेने के बाद जब कम हो गई या लगभग खत्म हो गई, फिर मैंने धीरे-धीरे नॉर्मल खाना खाना शुरू किया। नाश्ते में तो मैं स्मूदी ही लेती रही, लेकिन बीच में मैं दाल चावल खा लेती थी और सब्जी रोटी भी खा लेती थी। बीच बीच में जैसा अच्छा लगता तो मैं स्मूदी और सलाद भी नाइट में ले लेती थी। और अब आके जो ये अपने नॉर्मल खाना खाती हूँ, लेकिन नाश्ते में जरूर मैं स्मूदी लेती हूँ। उस फ्लैक्सीड चिया सीड से बनी हुई और मेरी डाइट। ठीक है, तो इनको मैं बता देता हूँ कौन है। तो ये मेरी दोस्त की मम्मी है। जो मेरा दोस्त है उसका नाम है रवि रंजन, वो भी एम्स दिल्ली में है। तो मतलब इनसे मैं काफ़ी टाइम से कनेक्टेड था, जानती थी मैम। तो इन्होंने बताया था इनके डायबिटीज़, तो मैंने उनसे बोला कि आप ट्राई करके देखो, कुछ है मेरे पास आपके लिए। एंड अप्लाई किया, एंड कुछ ही दिनों में उनकी मेडिसिन भी कम हो गई। ठीक है, उनकी 3 मेडिसिन चल रही थी, एक ही मेडिसिन ले रही है उस वक्त, और वो भी मैं हटवा देता, उन्होंने हटाई नहीं, सोची, उन्होंने मना किया कि नहीं, एक तो उनको लेना है। तो ये था। ठीक है, काफी कितना मजा, सोचो कि कितना मजेदार है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीजें तुम भी करो, मतलब ये चीज तुम भी बनवाओ अपने पेशेंट से, जब तुम किसी को ठीक करो, कितना मजेदार है। इसके बाद मैं आता हूँ, इसके बाद भी कुछ मेरे पास वीडियोस हैं। एक मिनट। ये थायराइड मेडिसिन इनकी रिड्यूस हो गई थी। ठीक है, डायबिटीज वालों को इतना नहीं होता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन थायराइड जिनको होता है प्रॉब्लम, उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, हेयर फॉल होता है, उनको नींद नहीं आती है, उनकी मतलब लाइफ ही मिजरेबल हो जाती है पूरी तरीके से। तो इनकी मैं तुम्हें वीडियो दिखा देता हूँ, इनकी भी दिखा देता हूँ, छोटी है इनकी। मेरी उम्र 42 है। मैंने ना यूट्यूब से पार्थ गोयल को संपर्क करा और पार्थ गोयल से मैंने ना अपने थायराइड का इलाज कराया। तो थायराइड मेरी 3 महीने में सही हो गई। उसने मेरे को है ना मीनू चार्ट बताया, तो उसके हिसाब से मैंने मीनू लिया। मतलब मैंने उसमें उन्होंने बताई कि गेहूं की रोटी ना लें, आप है ना मक्के जो चने की रोटी लें, फल फ्रूट सलाद ज्यादा लें। तो मैंने उन्हें गेहूं की रोटी और छोड़ के मक्के जो चने की रोटी ली और फल और फ्रूट और सलाद लिया खूब। और उसके बाद उससे मैंने हर महीने मैंने चेक कराई, तो मेरी धीरे धीरे कम हुई थायराइड। और मुझे 10 साल पुरानी थायराइड थी। और उससे मुझे है ना मेरा क्या है ना वेट कम हुआ और बाल झड़ना बंद हुए, और क्या कहते हैं पीरियड सही हो गया।
और उसके बाद मैंने ना पार्थ गोयल से है ना पूछा, तो उनने कही धीरे धीरे आपकी गोली भी कम हो जाएगी। पहले मैं 100 mg की खाती थी, अब मेरी 50 mg की हो गई है। आप भी है ना, जिसको थायराइड है वो पार्थ गोयल से संपर्क करें, जिससे तुम्हारी भी थायराइड से। ये इनकी रिपोर्ट्स हैं, तो एक मिनट, इसमें देखोगे तुम 8.15 से 2.32 है टीएसएच। टीएसएच तुम जानते होगे, टीएसएच होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बढ़ जाता है हाइपोथायराइडिज्म के केस में, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा मैं, अभी तो तुम्हारे को एक थोड़ा अ, अंदर जोश बढ़ा रहा हूँ। एक और तुम्हें दिखाता हूँ मैं। हाँ, एक और दिखाता हूँ और मजा आएगा। देखो लास्ट है ये। मुझे 2011 में एकदम से मेरा वेट बढ़ना शुरू हुआ, आज बढ़ना शुरू हुआ और चिड़चिड़ापन, मेरे को नींद ना आना, ये सारी मेरे को सिम्टम्स हुए, जिससे मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मेरी थायराइड की जांच करी, जिससे मुझे थायराइड निकला। डॉक्टर ने मुझे थायराइड की दवाई शुरू की 25 से, जो बढ़ते बढ़ते मेरी 150 पर पहुंच गई और मुझे आराम नहीं हो रहा था। तो फिर मेरे को डॉक्टर पार्थ गोयल के बारे में बताया कि आप उनसे बात करें। तो मेरी डॉक्टर पार्थ गोयल से बात हुई, तो उन्होंने अपना डाइट चार्ट मुझे बताया, जिसको मैंने फॉलो किया। और उन्होंने डाइट में मुझसे बोला कि आप गेहूं को बंद कीजिए सबसे पहले, और मिल्क प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, पनीर और घी, ये सारी चीज़ें बंद करने को बोला उन्होंने। तो मैंने ये सारी चीज़ बंद की और गेहूं को टोटल बंद कर दिया। इसके अलावा दाल चावल ये सारे मैं लेती हूँ, और इससे मुझे जब उनका फॉलो किया तो मुझे आराम होना शुरू हो गया। आराम होना शुरू हुआ तो मुझे बहुत अच्छा सा फील होने लगा, अंदर से बहुत ही अच्छा लगने लगा। और अब मेरी धीरे धीरे करके दवाई कम हुई, और कम करते करते मेरी 2 साल से बिल्कुल कोई भी दवाई नहीं, मैं किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं ले रही हूँ, और मुझे बहुत आराम है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि अगर किसी को है तो आप कोई भी दवाई नहीं है डॉक्टर से, एक बार पार्थ का डाइट चार्ट जरूर फॉलो करें आपको। चलो ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा लगा होगा कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ठीक है। अब इसको तुम्हें थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ। ये इनकी रिपोर्ट्स दिखाता हूँ, देखो ये इन मैम की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। इनका नाम मिसेस साधना गोयल है। तो इनकी मतलब थायराइड में दो एंटी, मतलब जो कि हाशीमोटो से सफर कर रहे हैं, हाशीमोटो से सफर कर रही थी, तो इनकी एंटीबॉडी टेस्ट होती है। एक होता है एटीजी, एक होता है एएमए। तो इनका ये जो है, हाँ, तो ये इनका 130 था, क्या चीज, एएमए। विद टाइम ये कम हुआ, 130 से 104 पर आया, फिर 104 से 98 पर आया, फिर 75 पर आया, फिर 62 पर आया, फिर 31 पर आया। ऊपर जो एटीजी था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा था, वो भी कम हुआ, हालांकि वो नॉर्मल रेंज में था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। और ये इनका ग्राफ आया था, ये मैंने बनाया था, इतना स्मूथ, इतना बढ़िया सा ग्राफ आ रहा था। मैम मेडिसिन ले रही थी, मेडिसिन से कोई फायदा नहीं हो रहा था, मेडिसिन विद टाइम बढ़ती जा रही थी। डाइटरी चेंजेस करे तो ऐसा हुआ, ठीक है। फिर पूछूंगा, स्पीच याद है या भूल गए? स्पीच याद होना इंपॉर्टेंट है। अपन यहाँ पर क्यों है, मैंने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया, मैं इतना टाइम इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ सब चीजों में। आज हम डाइटरी चेंजेस का क्या इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी पर, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। जितना भी डिस्कशन होगा प्योर साइंटिफिकली बेस्ड होगा, कोई भी सीडो साइंस, कुछ भी ऐसा जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है उस पर बात नहीं करेंगे। 10 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ क्या है? देखो अपन डॉक्टर हैं, ठीक है, अपन डॉक्टर बनने वाले हैं, तो हमें पेशेंट को ठीक करना है। हमें ये पता होना चाहिए सबसे ज्यादा पेशेंट किस बीमारी के हैं। सबसे, अगर तुम पता लगाओगे, सबसे ज्यादा पेशेंट हार्ट डिजीज के हैं आज की तारीख में, ठीक है। फिर आता है सेकंड नंबर पे आता है कैंसर, थर्ड पे लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज, फिर स्ट्रोक, एक्सीडेंट, अल्जाइमर, डायबिटीज, इन्फ्लुएंजा, किडनी, सुसाइड, ठीक है। तो इनमें से जो तुम्हें ग्रीन दिख रहा है ना, ये न्यूट्रिशन से स्ट्रॉन्ग लिंकेज रखते हैं, इनको अपन न्यूट्रिशन से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एंड इवन ठीक भी कर सकते हैं कुछों को। सोचो कि लोग कहते हैं, एक ये दिखाता हूं, ठीक है। जितने भी लोग पतले हैं उन लोगों के लिए एक बढ़िया सा बीम, तो इसमें ये लोग हैं सब
फैमिली वाले बोल रहे हैं यू लुक इल, आर यू ईटिंग, क्या तुम खा नहीं रहे हो, तुम बीमार हो। एंड यहाँ पे असली बीमार कौन है? मेजर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ क्या है? ये बीमारियां, ना कि माल न्यूट्रिशन, ना कि पतलापन। यहाँ पे बीमार कौन है? ये लोग जो मोटे मोटे लोग हैं, पतले वाले से कह रहे हैं कि आर एन यू ईटिंग, तुम बीमार दिख रहे हो। आज की तारीख में बीमार वो नहीं है जो पतला है, बीमार पहले हुआ करते थे, आज से 100 साल 150 साल पहले हो सकता था ऐसे होते ही होंगे कि मतलब पहले खाने की कमी थी ना, पहले बोलते थे कि खाने नहीं खा के मर जाते थे लोग ऐसे। अगर माल न्यूट्रिशन मेजर कॉज ऑफ डेथ होता तो यहाँ पे आना चाहिए था ना टॉप 10 में, नहीं है। हार्ट डिजीज माल न्यूट्रिशन से नहीं होती है, हार्ट डिजीज होती है ओवर न्यूट्रिशन, ज्यादा खा लिया। कैंसर भी ज्यादा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, डायबिटीज भी ज्यादा, मतलब वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन नॉट दिस, हम सफर कर रहे हैं ज्यादा खाने की वजह से। तो स्पॉटिंग द मरीज, सबसे पहले आप एज अ डॉक्टर आपको मरीज पहचानना जरूरी है। ठीक है, मरीज वो नहीं है जो आपकी मम्मी पापा ने आपको सिखाया है कि एक पतला सा आदमी दुबला सा आदमी, नहीं। एक हैवी वेट पर्सन जो कि डायबिटीज हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है आज की तारीख में, वो मरीज है। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की बात करें, इंडिया में 7.7 करोड़ डायबिटीज पेशेंट है, 7 करोड़ हार्ट डिजीज पेशेंट है। 1 in 4 डेथ इन इंडिया नाउ बिकॉज ऑफ सीवीडी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। हर चौथा आदमी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से मर रहा है, माल न्यूट्रिशन की वजह से नहीं मर रहा। तो ये चीज क्लियर कर लेना, इस चीज से जिंदगी भर हम सोचते रहते हैं। कई दोस्त आते हैं मेरे कि हम पतले हैं, हम बीमार हो जाएंगे। जो सिनेरियो आज से 50-100 साल पहले था इंडिया का, वो सिनेरियो आज नहीं है। पूरा सब कुछ चेंज हो चुका है, इसलिए तुम्हें समझने की जरूरत है चीजों के बारे में। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिजीजेस के बारे में। मैंने अभी तुम्हारे को ओवरव्यू दिया है, अब इंडिविजुअल डिजीज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले डायबिटीज के बारे में। ठीक है, डायबिटीज क्या होती है? डायबिटीज अगर तुम लोग क्लास में होते हो तुमसे एक आध से पूछता मैं, पर चलो अब मैं ही खुद ही बता देता हूँ। तो डायबिटीज क्या होती है कि ब्लड शुगर जो है, हमें क्या पता है, वो इंसुलिन से रेगुलेट होता है। अब अगर तो इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाए पेनक्रियास से, या फिर इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा हो लेकिन जो बॉडी है वो यूज नहीं कर पा रही है उसको, इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा सही से, क्योंकि इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हो गई, इंसुलिन की सेंसिटिविटी खत्म हो गई बॉडी में। इंसुलिन आ तो रहा है लेकिन मतलब वहां पे कुछ हो नहीं पा रहा है, उसकी वजह से चेंजेस आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे, मतलब कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा। तो क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है जिसको डायबिटीज कहते हैं। नाउ डायबिटीज दो तरीके की होती है, टाइप 1 टाइप 2। ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं। टाइप 1 मतलब ऑटोइम्यून डिजीज होती है, इसमें इसको कहते हैं जुवेनाइल ऑनसेट। ठीक है, जितने भी लोग लेट के ऐसे बढ़िया आराम से सो रहे हैं, बैठ जाओ। ठीक है, तो जुवेनाइल ऑनसेट होती है, इसको तुमने पढ़ा होगा नीट में भी। तो इसमें क्या होता है कि पेनक्रियाज में प्रोडक्शन खत्म हो जाता है इंसुलिन का, ऑटोइम्यून मतलब अपने इम्यूनिटी सिस्टम अटैक कर देता है पेनक्रियाज पे और प्रोडक्शन खत्म हो जाता है। ये भी कुछ रीजन होते हैं इसके, मेजरली इसको कहा जाता है कि मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी वजह से होता है। अर्ली स्टेज में जब हम माँ के दूध की बजाय गाय या भैंस का दूध दे देते हैं बच्चों को, तब। सेकंड है टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज ये होती है कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है पेनक्रियास, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जा रही है बॉडी पे, बॉडी इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। ये मेजरली होता है, ये सबसे ज्यादा कॉमन देखा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज ही काफी ज्यादा कॉमन होता है और ज्यादातर जैसे 40 से ऊपर वाले लोगों को होता है ये। एंड इसमें मेजरली पर्सन ओबीज होते हैं, इसलिए इसको डायबिटिसिटी भी बोला जाता है। इतना ज्यादा लिंक है ओबेसिटी का और डायबिटीज का। नाउ एक क्वेश्चन तुमसे मैं पूछूंगा कि देखो डायबिटीज एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि मैं ऐसे ही पूछूंगा, मैं तुम ही बताओगे डायबिटीज का क्या इलाज है, कैसे होती है, क्यों होती है। तो डायबिटीज तुम सोचो कि तुम्हें क्या लगता है क्यों हो रही होगी, चैट पे लिख दो क्यों होता है डायबिटीज, क्या लगता है तुम्हें क्यों होती होगी? ज्यादा शक्कर खाने से होती है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने से होती है, या ज्यादा फैट डाइट लेने से होती होगी? हाँ भाई, क्या बात है।
बहुत बढ़िया, सबको पहले से ही पता, बहुत बढ़िया। तो जिनको नहीं पता है उनके बारे में, हाँ चलो ठीक है। तो अगर तुम किसी से पूछोगे ना, नॉर्मल पर्सन से जिसको डायबिटीज है, उससे जाके पूछोगे भैया आपको क्या लगता है डायबिटीज क्यों होती है, वो बोलेगा यार मैं वो ज्यादा मिठाई विठाई खाता हूँ, शक्कर वक्कर खा लेता हूँ, तो उससे हो जाती होगी। बट ऐसा है नहीं। तो अपन क्या हुआ कि एक ऑब्जर्वेशन स्टडी करेंगे, मतलब मैंने मान लो तुमसे बोला कि तुम्हें पता लगाना है डायबिटीज क्यों होती है, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें बस पता लगाना है कि डायबिटीज क्यों होती है। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होगा? सबसे सिंपलेस्ट तरीका होगा कि हर एक देश में जाओ, उनके खाने को चेक करो कि उनके खाने में भाई कितने परसेंट कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स आ रही है, कितने परसेंट फैट से आ रही है, एंड उनमें जो डायबिटीज डेथ रेट है उससे कंपेयर करो। जिस देश में ज्यादा डायबिटीज डेथ रेट है, इसका मतलब कि उस देश में खाना ऐसा है जो कि डायबिटीज प्रमोटिंग है, डायबिटीज कॉज करवा रहा है, तो वैसा खाना नहीं खाना है, सिंपल। तो सिमिलरली क्या हुआ, एक रिसर्च करी गई अलग अलग देशों के, देखे गए जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में 36% जो कैलोरीज हैं वो फैट से आती हैं, 51% कैलोरी आती है वो प्रोटीन से आती है, वो सॉरी कार्बोहाइड्रेट से आती है, ठीक है। कैलोरी 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से आती है, कैलोरी, प्रोटीन और फैट। तो हम प्रोटीन की यहाँ पर अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं केवल फैट और कार्ब्स की वजह के बारे में। तो ऐसे देखा गया कि हॉलैंड में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा है, ज्यादा लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, इंग्लैंड में थोड़ा और ज्यादा खाते हैं, स्कॉटलैंड में थोड़ा कम है बट फैट भी कम है। तो इस तरीके से थोड़ा एक ग्राफ बनाने की कोशिश करी गई, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जापान में काफी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं और फैट कम होता है। तो अब तुम्हें क्या लगता है कि किस देश में डायबिटीज ज्यादा होगी, किस देश में ज्यादा होगी? चैट पे लिख दो। चैट पर लिख दो। बहुत बढ़िया। तो डायबिटीज ज्यादा निकली यूएस में, ठीक है। नॉर्मली ये मैंने जैसे तुम लोगों को तो चलो पता है, बट मैं कई जगह जाता हूँ, नर्सिंग कॉलेज वगैरह में गया, उन्होंने बोला नहीं जापान में होगी डायबिटीज ज्यादा, उल्टा होता है, यूएस में ज्यादा है। सिमिलरली एक और स्टडी करी गई, उन्होंने क्या किया कि अपना जो डायबिटीज डेथ रेट है, ठीक है, तो उसको पूरे एक 30 साल में कंपेयर किया, किसमें? प्रशिया और इंग्लैंड में। तो उसमें कुछ ऐसा ग्राफ निकल के आया, काफी इंटरेस्टिंग सा ग्राफ निकल के आया कि डायबिटीज की जो डेथ रेट है वो बढ़ रही थी, फिर एकदम से एक ड्रॉप आता है, दोनों देशों में आता है, फिर बढ़ती है, फिर एक छोटा सा ड्रॉप आता है, फिर बढ़ती जाती है। नाउ ये ड्रॉप तुम्हें क्यों लगता है क्यों आया होगा? तो ये ड्रॉप आया था एक्चुअली में वर्ल्ड वार 1 हुआ था उस टाइम पर। तो वर्ल्ड वार 1 में ऐसा क्या हुआ कि लोगों की डायबिटीज डेथ रेट कम हो गई, लोग डायबिटीज से कम मरने लगे, तो ये पता लगाया गया। तो ये हुआ था कि क्या हुआ था कि इन जो देश, ये भी जितने भी मतलब वो हैं, क्या कहेंगे यार, कंट्रीज, हाँ कंट्रीज हैं, तो इनमें ये लोग मेनली नॉन वेजिटेरियन है। तो ये लोग नॉन वेज में क्या होता है, फैट जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा होता है, तो फैट कंटेंट काफी ज्यादा होता है। अब क्या होता है कि वार के टाइम पर जितने भी सोल्जर्स थे उनको खाना पहुंचाना काफी जरूरी था, चीजें एक अलार्मिंग स्टेट में थी। तो विलेजर्स के जितने भी ना भेड़ बकरियां थी ना, सब ले गए थे, गवर्नमेंट सब ले गई थी कि अब तुम लोग कुछ और खाओ, हमें नहीं पता। और इस चक्कर में उन विलेजर्स को प्लांट बेस्ड फूड खाना पड़ा। अब प्लांट बेस्ड फूड में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज्यादा होता है, तो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स उन लोगों ने ज्यादा खाने चालू कर दिए उस पर्टिकुलर टाइम में, जिस वजह से डायबिटीज की डेथ रेट वहां पर कम हो गई। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीजें पता चली। एक और स्टडी थी, इसको मैं आई थिंक कि तुम लोगों के लिए यूजफुल नहीं है, तुम्हें पहले से ही पता है सब बातें। अब इस चीज को मैं एक एंड देना चाहूंगा। अब कई लोग कहते हैं कि ये आप जो रिसर्च लाए हो ये हमें नहीं पता, फेक भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये बात मानना बहुत ज्यादा लोगों को मुश्किल हो जाता है कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से डायबिटीज नहीं होती है। तो एक किताब है लेनिंजर, तुम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री के लिए किताबें सुनी होंगी, पंकज नायक तुमने सुना होगा, वासुदेवन तुमने सुना होगा, हार्पर, तुमने इससे ऊपर नहीं सुना होगा कुछ। ये किताब सबसे ऊपर किताब है, हार्पर के भी ऊपर किताब है, इससे ऊपर कोई किताब नहीं दुनिया में बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है, ये भगवान किताब है।
तो इस किताब में क्या लिखा है वो तो सच होगा ना, तो इस किताब में भी सेम ही बात लिखी है कि फैट की वजह से जो है डायबिटीज होती है। इधर तुम पढ़ोगे ओवरलोडिंग एडिपोसाइड विद ट्राइसरग्लिसरॉल ट्रिगर इन्फ्लेमेशन इन फैट टिश्यू एंड एक्टोपिक लिपिड डिपोजिशन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस इन मसल। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग एडिपोसाइड विद टैग। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। ये इसका कुछ मैकेनिज्म है कि कैसे होता है, ये अभी ऐसे जरूरी नहीं समझाने के लिए। नाउ क्या होता है कि शॉर्ट टर्म प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड की बात चल रही है, इससे हमें पता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। अब शॉर्ट टर्म एलिवेशन, मान लो कि तुमने अभी फैट रिच खाना खाया, मान लो तुमने अभी बर्गर खाया, पिज्जा खाया, उसके 3 घंटे बाद ही तुम्हारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बनना चालू हो जाएगा, इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि हाँ 1-2 महीने, 1 साल 2 साल में डेवलप होता है, नहीं, आज की आज में होगा। जो तुमने आज खाया है वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा क्या होना है, और वो भी आज की आज में इफेक्ट देखना चालू हो जाएगा। इतना बड़ा इसका इफेक्ट है। अब क्या होता है, फैट तो हम बोलते हैं कि फैट की वजह से होती है डायबिटीज, बट फैट के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। तो ये देखा गया कि जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो तो अच्छा होता है बॉडी के लिए, एंड इवन वो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है। बट जो सैचुरेटेड फैट है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है। सैचुरेटेड फैट और दूसरा कौन सा फैट, ट्रांस फैट, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब ये चीजें किस में होती हैं, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट? तो जब तुम पता लगाओगे तुम्हें पता चलेगा कि ये सब वही हैं, वही एक ही चीज है, अलग अलग रिसर्च है, ठीक है। हाँ, तो जब तुम पता लगाओगे तुम्हें पता चलेगा कि जो सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट है ये पाया जाता है एनिमल बेस्ड फूड में, जैसे कि मीट, मिल्क, एग्स, इनमें। और जो कि अनसैचुरेटेड फैट है ये पाया जाता है मोर अमाउंट में अपने प्लांट्स में। अब जैसे ट्रांस फैट की भी बात करूं, ट्रांस फैट केवल और केवल एनिमल्स में पाया जाता है, केवल और केवल एग में, मिल्क में पाया जाता है, ऐसा है, प्लांट्स में पाया ही नहीं जाता है। इस वजह से ये पता, बाद में स्टडी हुई, इसमें पता चला कि वीगन्स आर मोर इंसुलिन सेंसिटिव। वीगन्स कौन होते हैं, जो कि केवल प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, तो वो इंसुलिन सेंसिटिविटी उनकी ज्यादा होती है नॉर्मल लोगों से। ऑन द लोअर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल भी होता है। तो ब्रेकिंग द मिथ, कई सारे लोगों को ये लगता है अभी भी कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से डायबिटीज होती है, नहीं, एक्सेस फैट इज द कॉज ऑफ डायबिटीज, ये वेल एस्टेब्लिश्ड है मेडिकल साइंस में। और बहुत सारी स्टडीज हैं ऐसी, ठीक है, मैं बता ही चुका हूँ, इतनी सारी स्टडीज मैंने बता दी। पर इवन डॉक्टर भी ये बोलते हैं अपने पेशेंट से आज की तारीख तक में भी कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लो, ठीक है, अपना कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट कर दो, फल मत खाओ, जूस मत पियो, ठीक है, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो डॉक्टर तक ये सी बातें बोलते हैं जो कि टोटली गलत है। अब क्या होता है कि एक चीज देखी मैंने कि एक डिफरेंस है कि जैसे एक तो वही मेडिकल साइंस और दूसरा होता है मेडिकल कल्चर। साइंस क्या है कि साइंस जैसे मैंने बताया पूरा, लेकिन ये प्रैक्टिस तो नहीं हो रहा, प्रैक्टिस तो कुछ और ही हो रहा है, तो वो कुछ और ही है, तो उसे कहते हैं मेडिकल कल्चर। तो मेडिकल कल्चर क्या बोलता है कि डायबिटीज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है, यू हैव टू ईट मेडिसिन लाइफ लॉन्ग एंड यू हैव टू लिव विद द साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन टिल यू डू नॉट डाई। ये मेडिकल कल्चर है। लोगों को बहुत इतना लाइक ऐसा होता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, डायबिटीज पेशेंट भी कहते हैं हाँ भैया हम तो जीवन भर मेडिसिन की साइड इफेक्ट से जिएंगे, हमें क्या है। मतलब ये लोगों के दिमाग में बन चुका है, इसको हमें तोड़ना है। मैं तुम्हें ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं, ठीक है, एंड तुम ये मानो कि पूरे इंडिया में केवल अपना कॉलेज होगा जो ऐसी बातें कर रहा है, अभी इन सब चीजों के बारे में बात कर रहा है। तो ये डायबिटीज के साथ एंड करते हैं। इसके बाद आता है थायराइड। अब थायराइड जो डिजीज है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग डिजीज है एंड इस पे कंटेंट कम है, इस पे लोग ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि लोगों को इसके बारे में नॉलेज कम है। और इसमें जो पर्सन जो सफर करता है वो बहुत परेशान होता है अपनी जिंदगी से। जिन भी लोगों को हाइपोथायराइडिज्म होता है उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, मतलब बाल झड़ते हैं, सिर दर्द, हेडेक, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, मतलब हर तरफ से वो परेशान होते हैं, नींद नहीं आती है, सोचो कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं डाइट चेंज के लिए इन कंपैरिजन डायबिटीज वाले। डायबिटीज वाले ऐसे ही होते हैं नॉर्मली, वो बात कम सुनते हैं मोस्ट ऑफ द डायबिटीज वाले लोग।
तो 4.2 करोड़ पीपल जो है इंडिया में सफर कर रहे हैं थायराइड प्रॉब्लम से, और 90% जो पेशेंट है वो सफर करते हैं हाशिमोटो से। नाउ हाशिमोटो क्या होता है? जैसे तो मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ हाशिमोटो क्या होता है, बट चलो ठीक है, तो मैं ही बता देता हूँ। तो हाशिमोटो क्या होता है? एक हाइपोथायराइडिज्म का टाइप है। हमने दो थायराइड में दो प्रॉब्लम्स होती हैं, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपो का टाइप है हाशिमोटो, जो कि मोस्ट कॉमन है। अब इसमें क्या हो रहा होता है? तो ये क्या एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। मतलब जितने भी तुम्हें पेशेंट मिलेंगे ना, मोस्ट ऑफ द पेशेंट हाशिमोटो से सफर करते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सी बीमारी है। इसमें क्या होता है कि ये पर्सन दोनों हाइपो और हाइपर के सिम्टम शो करता है, दोनों हाइपो। हालांकि इसको हाइपोथायराइडिज्म में रखा गया है क्योंकि मेजरली हाइपोथायराइडिज्म होता है, लेकिन हाइपर के भी कभी कभी सिम्टम्स आते हैं इसमें, जैसे कि हार्ट पाल्पिटेशन, ये सब हाइपर के सिम्टम है, लेकिन ये हाशिमोटो में आते हैं। और इसमें एंटीबॉडी फॉर्म होती है अगेंस्ट टीजी और टीपीओ। ठीक है, टीपीओ एंजाइम होता है, तुमने अगर पढ़ रखा है अभी थायराइड फिजियो में तुमने पढ़ा हो, तो एक अपना प्रोटीन होता है थायरोग्लोबुलिन, वो टीजी होता है, और टीपीओ एंजाइम होता है जो कि आयोडीनेशन कराता है, अगर तुम्हें पता होगा, शायद पता नहीं मुझे। तो ये है। इसके बाद इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्या क्या फॉर्म होती है? एंटी थायरोग्लोबुलिन और एंटी टीपीओ। जो मैंने तुम्हें पहले रिपोर्ट दिखाई थी वो यही एंटीबॉडीज थी जो कम हो रही थी विद टाइम। ठीक है, तो हाशिमोटो की प्रोसेस क्या होती है? अभी मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ तुम सब लोगों को सारी बीमारियों के बारे में। तो हाशिमोटो की प्रोसेस क्या होती है? तो पहले तो क्या होता है कि जीनोटाइप हर पर्सन को नहीं होता, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर जीनोटाइप्स होते हैं जो कि ससेप्टेबल होते हैं, तो वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, और उसके बाद इम्यून सिस्टम स्लोली थायराइड ग्लैंड पर अटैक करने लगता है। नाउ स्लोली अटैक करता है तो थायराइड टिश्यू लूज हो जाता है, और उसके बाद थायराइड प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिस वजह से टीएसएच बढ़ जाता है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोसिस होती है एक हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट की, कि अगर उसका ब्लड में टीएसएच बढ़ा हुआ है, इट मींस इट इज अ हाइपोथायराइड पेशेंट, बिकॉज टीएसएच क्या काम है उसका? T4 का रिलीज करवाना काम है, T3 का रिलीज करवाना काम है। अगर ये नहीं रिलीज हो रहे हैं एडिक्वेट अमाउंट में, तो पिट्यूटरी टीएसएच बढ़ा देता है। अब डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? तो अब क्या है कि नॉर्मली डॉक्टर जितने भी हैं तो वो क्या करते हैं, तो उनके पास पेशेंट आता है और वो बोलता है ये सिम्टम्स है मेरे को, थायराइड का उनका टेस्ट होता है टीएफटी जब टेस्ट होता है तो उसमें निकल के आता है टीएसएच। ठीक है, तो मैं पूरा बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। तो सबसे पहले पेशेंट का स्टार्ट करता है, जैसे हार्ट पाल्पिटेशन, एग्जॉस्टेड फील करता है, एंशियस होता है, नींद नहीं आती, हेयर फॉल, डिप्रेशन, इस टाइप की चीजें फील करता है। उसके आसपास के लोग बोलते हैं कि शायद आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है कि ठीक है, डॉक्टर टेस्ट कराता है थायराइड का, उसमें टीएसएच क्या आता है? बढ़ा हुआ आता है। डॉक्टर बोलता है ठीक है आपका टीएसएच बढ़ा हुआ है, आपको हम थायरॉक्सिन दे देते हैं। थायराइड तो सिम्टम इंप्रूव होता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर स्लोली रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा। तो अब क्या होता है, पर्सन क्या सोचता है कि यार अब मतलब तुम उसकी क्या होती है, ब्लड रिपोर्ट भी अब नॉर्मल आती है, मतलब उसने थायरॉक्सिन तो ले ली, तो थायरॉक्सिन से उसकी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी, प्रॉब्लम उसको अभी भी रहेगी। तो वो सोचता है कि मेरे को हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम है लेकिन ब्लड टेस्ट नॉर्मल आ रहा है, ये क्या दिक्कत है?